कल्पना करो एक ऐसे देश की जहां सरकार बस गायब हो गई हो। मजाक में नहीं, सच में न कोई सेना है, न स्थिर पुलिस, न राष्ट्रपति, बस बंदूकधारी गिरोह हैं, माचेते लिए संप्रदाय वाले हैं और हजारों लोग हैं जो तहखानों में छुपे हुए हैं। हैती में आपका स्वागत है। 19वीं सदी की शुरुआत में देश दुनिया का पहला जिसने गुलामी को हराया और एक स्वतंत्र काली गणराज्य बना, और अब यह जगह दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक बन गई है। यहाँ कोई भी मंत्रालय काम नहीं करता, नियमित सार्वजनिक परिवहन नहीं है, स्कूल बंद हैं, खाना हर दिन महंगा होता जा रहा है और इन सब पर दुनिया भर की चुप्पी छाई हुई है। हैती सिर्फ संकट में नहीं है, बल्कि यह एक असफल देश, फेल्ड स्टेट बन चुका है। और जो कुछ भी आज यहाँ हो रहा है वह किसी भी खबर की सीमा से बाहर है। सब कुछ 7 जुलाई 2021 को बिखर गया। हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की उनके ही घर में हत्या कर दी गई। कुछ अज्ञात लोग घुसे जो अंग्रेजी और स्पेनिश में बोल रहे थे और कमांडो की तरह काम कर रहे थे। मोइस को गोली मार दी गई, उनकी पत्नी घायल हो गई। सुरक्षा गार्ड्स ने कोई दखल नहीं दिया। आधिकारिक बयान है ये भाड़े के लोग थे, लेकिन इन्हें किसने किराए पर रखा यह आज तक कोई नहीं जानता। इसके बाद अराजकता शुरू हो गई। न सक्रिय संसद थी, अदालत स्पष्ट उत्तराधिकारी, देश बिना शासन के रह गया। हर दिन नए नए धरने प्रदर्शन शुरू हो गए और पोर्टो प्रिंस के इलाकों में अपने झंडों, अपने कानूनों और अपनी सेनाओं के साथ पूरी केले गणराज्य उभरने लगी। पता है, मैं अभी कहा था यह हैती है एक स्वर्ग जैसा द्वीप, लेकिन वहाँ न राष्ट्रपति न पुलिस, पूरी तरह अफरातफरी मची है। वहाँ हर दिन मरने का खतरा है, क्योंकि जो लोग वहाँ रहते हैं वे ऐसे जीते हैं जैसे किसी मैड मैक्स फिल्म में हो, बस उनके पास और भी कम पेट्रोल है। कौन सोच सकता था कि कैरिबियन में अपोकैलिप्स में फंसा जा सकता है। वैसे मैं तो चला। आज कागजों पर हैती के पास एक अस्थायी प्रधानमंत्री है, लेकिन वह विदेश में बैठा है, क्योंकि अगर वह वापस आया तो या तो उसे मार दिया जाएगा या बंधक बना लिया जाएगा। देश में अब कोई भी किसी चीज का नियंत्रण नहीं कर रहा है। केंद्रीय सरकार बिखर चुकी है, अदालतें काम नहीं कर रही हैं, क्षेत्रीय निकायों को समाप्त कर दिया गया है और राजधानी में केवल 3 अस्पताल ही काम कर रहे हैं, वो भी हथियारबंद लोगों की सुरक्षा में। सड़कों पर कोई पुलिस नहीं है, सिर्फ गैंग्स हैं। वे टैक्स वसूलते हैं, पासपोर्ट बेचते हैं और तय करते हैं कि कौन जिएगा और कौन नहीं। राजधानी का 80% हिस्सा पूरी तरह से गैंग्स के नियंत्रण में है। हर गैंग का एक नाम, एक नेता और एक इलाका है। सबसे मशहूर है जिनोव। यह 9 बड़ी गैंगों का गठबंधन है, जिसकी अगुवाई एक पूर्व पुलिस वाले के हाथ में है। उनके पास ड्रोन, मशीन गन और यूनिफॉर्म भी है। वे अपने प्रतिद्वंदी इलाकों में छापेमारी करते हैं, घरों को जलाते हैं और चौराहों पर नाके लगाते हैं। कुछ गैंग्स तो सड़क के बीचों बीच सार्वजनिक फांसी तक दे देती हैं। कुछ गैंगों का धार्मिक रंग भी है। वे खुद को आत्मा के रक्षक कहते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अगरबत्तियां जलाते हैं और मानते हैं कि दुश्मनों को मारकर वे धरती को शुद्ध कर रही हैं। कोई उन्हें रोकता नहीं, क्योंकि रोकने वाला कोई है ही नहीं। आज हैती के लोग घिरे हुए जैसे हालात में जी रहे हैं। सड़क पर निकलना जोखिम है, बच्चे को स्कूल भेजना जोखिम है, पानी लेने जाना भी जोखिम है। कई लोग शहर के किनारों पर अस्थायी शिविरों में गए। कपड़ों की झोपड़ियां, न सीवर, न बिजली, खाना लग्जरी, दवाइयां नहीं। हर चीज पर गैंगों का कब्जा है। बाजार में घुसने के लिए पैसे दो, खाना मंगवाने के लिए पैसे दो। अगर नहीं दे सकते तो छापे का इंतजार करो। हजारों परिवार अपने बचे खुचे खाने को जमीन में गाड़ देते हैं ताकि किसी तरह लुटेरों से बचा सकें। यहाँ तक कि कभी कभी मरे हुए लोगों को भी दफनाया नहीं जाता, क्योंकि कब्रिस्तान तक जाने के लिए बाहर निकलना डरावना है। हैती में गैंग अपराधी नहीं, वे अर्धसैनिक संप्रदाय हैं। कई वुडू की प्रतीकात्मकता का इस्तेमाल करते हैं। चेहरे पर सफेद डिजाइन, हड्डियों की माला, रात में अनुष्ठान। कुछ के पास खोपड़ी वाले झंडे होते हैं तो कुछ आत्माओं की तस्वीर वाले झंडे इस्तेमाल करते हैं। हथियार घरेलू बंदूकों से लेकर पड़ोसी डोमिनिकन गणराज्य या अमेरिका से लाए गए ऑटोमेटिक तक सब कुछ है। कई लोगों के पास तो बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, पुनर्निर्मित पिकअप जिन पर स्टील की चादरें वेल्ड की गई हैं। ये सिर्फ डंडों के साथ गरीब किशोर नहीं हैं,
ये अच्छी तरह संगठित अनुशासित गिरोह हैं, जिनके पास तो खुफिया विभाग भी हैं। हैती की पुलिस ये तो एक मिथक है। ज्यादातर थाने कब्जे में हैं। जो बचे हैं वे दखल नहीं देते या फिर गिरोहों के लिए ही काम करते हैं। कई पुलिस थाने तो वीरान दिखते हैं, टूटी खिड़कियां, जली गाड़ियां, खाली अलमारियां। कभी इस देश की अपनी सेना थी, उसे भंग किया, बनाया, फिर भुला दिया। अब सुरक्षा बलों के पास न तो संसाधन है, न समन्वय, न ही कोई प्रेरणा। सालों तक अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र हैती को हथियार और वर्दी भेजते रहे। आज ये सब कुछ अपराधियों के हाथ में है। सड़कों पर कभी कभी कोई हथियारबंद आदमी पुलिस की बुलेट प्रूफ जैकेट और जीनों का पैच लगाए दिख जाता है। नियंत्रण पूरी तरह खो चुका है। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने दशकों तक हैती को स्थिर करने की कोशिश की। शांति सैनिकों के मिशन हुए, मानवीय सहायता दी गई, राजनीतिक सलाहें दी गईं, अरबों डॉलर झोंके गए, लेकिन सब कुछ बिखरता ही गया। संयुक्त राष्ट्र मिशन के 2017 में जाने के बाद अस्थिरता शुरू हो गई। 2023 में हैती में एक सशस्त्र अंतर्राष्ट्रीय मिशन भेजने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी वहां जाना नहीं चाहता था। सिर्फ केन्या ने ही हामी भरी, और वो भी उनके पुलिसकर्मी सिर्फ जून 2024 में ही पहुंचे। उनका स्वागत गोलियों से किया गया। पहले ही हफ्ते में कई जवानों को बंधक बना लिया गया। स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। डोमिनिकन गणराज्य, जो इसी द्वीप पर है, काफी पहले से ही हैती से खुद को अलग कर चुका है। दोनों देशों के बीच कंक्रीट की दीवार है, जिस पर कांटेदार तार लगी है, और सीमा पर पूरी तरह से लैस सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। डोमिनिकन गणराज्य हैती वासियों को बिना किसी मुकदमे के ही देश से निकाल देता है। सड़कों पर जांच की जाती है, अवैध प्रवासियों को पकड़ा जाता है और वापस भेज दिया जाता है, आधिकारिक तौर पर सुरक्षा के लिए। गैर आधिकारिक तौर पर क्योंकि वे अराजकता के फैलने से डरते हैं। सीमा पर अक्सर झड़पें होती रहती हैं। हैती और डोमिनिकन गणराज्य एक ही द्वीप पर दो अलग अलग दुनिया हैं। एक दुनिया समुद्र तट के होटलों में रहती है, दूसरी डर और कानूनहीनता में। हैती में पलायन की एक नई लहर आ गई है। लोग बेड़े, नावें बनाते हैं, यहाँ तक कि पुरानी टायरों को फुलाकर भी समुद्र में फ्लोरिडा की ओर निकल पड़ते हैं। हर साल अमेरिकी तटरक्षक बल हजारों लोगों को पकड़ लेती है। जो लोग बच जाते हैं उनसे पूछताछ की जाती है और फिर वापस भेज दिया जाता है। कुछ लोग रास्ते में ही मारे जाते हैं। लहरें, तूफान, शार, लेकिन बहुतों के लिए यह वहीं रुकने से बेहतर है। क्यूबा और बहामा के किनारों पर छोड़ी गई नावें मिल जाती हैं, जो सामान से भरी होती हैं। ये निराशा के निशान है। लोग उस देश से भाग रहे हैं जहाँ कोई भविष्य नहीं है, जहाँ हर नया दिन जिंदा रहने की लॉटरी है। यह समझने के लिए कि सब कुछ क्यों बिखर गया, हमें शुरुआत में लौटना होगा। हैती एकमात्र देश है जहाँ गुलामों ने मालिकों को उखाड़ फेंका। 1804 में उन्होंने फ्रांस को हरा दिया और पहली अश्वेत गणराज्य बन गए। यह गर्व की बात लगती है, लेकिन तुरंत ही समस्याएं शुरू हो गईं। अंतर्राष्ट्रीय अलगाव, आर्थिक नाकाबंदी और पूर्व गुलाम मालिकों को मुआवजा देना। हाँ, हैती ने अपनी आजादी के लिए फ्रांस को पैसे दिए थे। फिर तख्तापलट, तानाशाह, भ्रष्टाचार। 20वीं सदी में अमेरिका ने देश पर कब्जा कर लिया ताकि व्यवस्था बना सके, लेकिन वे कुछ हासिल किए बिना चले गए। हर सत्ता परिवर्तन के साथ खून खराबा हुआ। कभी भी स्थिरता नहीं रही, सिर्फ स्थिरता का भ्रम था। और फिर आया साल 2010, भूकंप, तीव्रता 7.0। एपिसेंटर ठीक पोर्ट ओ प्रिंस के नीचे था। कुछ ही मिनटों में राजधानी मलबे में तब्दील हो गई। 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। दुनिया भर का समुदाय सक्रिय हो गया। पैसे, मशीनें, मदद आई, लेकिन ज्यादातर मदद लूट ली गई। मानवता की सहायता के गोदाम तोड़े गए। मदद भ्रष्ट अधिकारियों के जरिए पहुंचाई जा रही थी। सड़कों पर लाशों का अंबार लगा था। और कुछ महीनों बाद जब संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों ने गंदगी नदी में बहा दी, तो हैजा की महामारी फैल गई। मदद एक आपदा में बदल गई और देश फिर कभी नहीं संभल पाया। तब से 14 साल बीत चुके हैं। हर साल पुनर्निर्माण की नई योजनाएं शुरू की जाती थीं। बिजली, सड़कें, स्कूलों का वादा किया गया था। कागजों पर तो अरबों की निवेश दिखती थी, लेकिन असल में सड़क 300 मीटर बाद ही खत्म हो जाती थी। स्कूल पूरे नहीं बनते थे और बिजली दिन में सिर्फ 2 घंटे ही मिलती थी। सब कुछ भ्रष्टाचार के बोझ तले ढहता जा रहा है। स्थानीय अभिजात वर्ग को बदलाव में कोई दिलचस्पी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय दाता थक चुके हैं। लोग अब किसी पर भी विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि मानवीय संगठन भी अब सिर्फ जिंदा रहने के मोड़ में काम कर रहे हैं, गुमनाम, बिना किसी लोगों के सुरक्षा के साथ। सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है।
हैती की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। औसत आय लगभग $2 प्रतिदिन है। बेरोजगारी 60% से भी ज्यादा है। काम करने के लिए कहीं जगह नहीं है। पर्यटन खत्म हो चुका है। उद्योग लगभग नहीं के बराबर है। कुछ चीजें निर्यात होती हैं, लेकिन बहुत कम। मुख्य आय का स्रोत प्रवासी लोगों द्वारा भेजे गए पैसे हैं। विदेशों में रहने वाले लोग अपने परिवार वालों को पैसे भेजते हैं ताकि वे किसी तरह जिंदा रह सके। मुद्रास्फीति बेकाबू है। स्थानीय मुद्रा का अब लगभग कोई मतलब नहीं रह गया है। सब कुछ डॉलर में होता है। सड़कों पर हर जगह मनी एक्सचेंज की दुकानें हैं। कीमतें हर दिन बढ़ रही हैं। मुर्गी एक करके खरीदी जाती है। ईंधन कैनिस्टर में मिलता है। सब कुछ चोरी छुपे बिकता है। असल में यहाँ कोई अर्थव्यवस्था है ही नहीं। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी भी कुछ बचाया जा सकता है? या उस देश के पास कोई मौका है जहाँ सरकार नहीं है? हर इंच जमीन किसी न किसी गैंग के कब्जे में है। मदद पहुंचती नहीं और डर ही आम बात बन गया है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं, अगर बाहरी नियंत्रण लागू किया जाए, अगर संस्थाओं को फिर से खड़ा किया जाए तो एक मौका है। लेकिन यह कौन करेगा और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब तक दुनिया दूसरी ओर देख रही है, हैती डूबता जा रहा है और हर दिन और गहराई में जा रहा है। यह अब कोई देश नहीं रहा, बल्कि एक चेतावनी बन गया है। दुनिया ऐसी दिखती है जब सरकार अपनी स्थिति छोड़ देती है, और ऐसा नजारा और भी कई जगहों पर देखने को मिलेगा। सिर्फ सवाल यह है, अगला कौन होगा? आपदा के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने वादा किया था कि हैती को पुनर्निर्माण की मिसाल बना देंगे। बड़े पैमाने पर निर्माण, बुनियादी ढांचे का पुनर्गठन और सुधारों की घोषणा की गई थी। लेकिन हकीकत में ज्यादातर परियोजनाएं कागजों पर ही रह गईं। ऐसे निजी फंडों में जमा हो जाते थे जहां पैसों की आवाजाही का पता लगाना नामुमकिन था। फर्जी कंपनियों और कमीशन खोरी के घोटाले सालों तक गूंजते रहे, लेकिन किसी को सजा नहीं मिली। स्थानीय लोग वैसे ही उन टेंटों में रहते रहे जिन्हें अस्थायी रूप से 3 महीने के लिए बनाया गया था। 14 साल बीत गए, टेंट आज भी खड़े हैं। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मिशन भी अब ज्यादातर छुपकर काम करते हैं। कुछ मानवीय सहायता कार्यकर्ताओं को मजबूरी में भेष बदलना पड़ता है, बिना किसी पहचान के गाड़ी चलानी पड़ती है और रास्तों का समन्वय अनौपचारिक चैनलों के जरिए करना पड़ता है। देश में अनकहे जीने के नियम चलते हैं। अगर दवा पहुँचानी है तो गैंग से बात करो, अगर स्कूल बना रहे हो तो सीमेंट पर टैक्स दो। यहाँ तक कि अस्पतालों के लिए जनरेटर भी कभी कभी स्थानीय गिरोह जब्त कर लेते हैं, जिससे प्रसूति वार्ड अंधेरे में रह जाते हैं। मदद से हालात नहीं सुधरते, बल्कि यह हिंसा की व्यवस्था को और मजबूत करती है। सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। वे ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े रहते हैं, गाड़ियों के बीच दौड़ते हैं और अगर कोई पर्यटक दिख जाए तो उनसे चिपक जाते हैं। जरा सी बारिश भी बाजारों और झुग्गियों को डुबो देती है। खाने पीने की चीजें लगातार कम होती जा रही हैं। लोग केले के छिलके सुखाते हैं और जड़ों को तलते हैं। यही अब रोटी की जगह ले रहा है। पैसे इतनी तेजी से अपनी कीमत खो रहे हैं कि कुछ बाजारों में दाम चौक से लिखे जाते हैं ताकि हर घंटे मिटाकर नए दाम लिखे जा सके। मुद्रा का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। यहाँ महंगाई नहीं, बल्कि पूरी की पूरी मौद्रिक व्यवस्था का पतन हो रहा है। हैती त्रासदी नहीं, आईना है। यह दिखाता है कि जब भ्रष्टाचार बिना सजा चलता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अनदेखी करता है और भ्रम रहता है कि सब ठीक हो जाएगा, तो नतीजा क्या होता है? हैती की जगह कमजोर शासन हो सकता था। जब राज्य की व्यवस्थाएं ढहती हैं, सब खत्म हो जाता है, व्यवस्था, कानून, जिंदगी। ऐसे माहौल में यहाँ तक कि गैंग भी सिर्फ बुराई नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी तरह इस अराजकता को ढांचा देती है। और यही सबसे डरावनी बात है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हैती 21वीं सदी का पहला पूरी तरह बर्बाद हुआ देश बन जाएगा, लेकिन शायद आखिरी नहीं।